आइए आज हम आक्रमणकारी अभिकर्मक समझेंगे, क्योंकि इसके पहले हमने बंध विदलन बताया था। बंध विदलन में दो प्रकार का बंध विदलन बताया, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन और हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन। होमोलिटिक बॉन्ड फिशन में मुक्त मूलक बनते हैं और हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन में आयंस का निर्माण होता है। यदि कार्बन में धनावेश आता है उसको हम कार्बोनियम आयन कहते हैं, ऋणावेश आता है तो कार्बन आयन कहते हैं। फ्री रेडिकल्स, कार्बोनियम आयन और कार्बन आयन के स्टेबिलिटी के विषय में हम पढ़ चुके हैं। आज हम आक्रमणकारी अभिकर्मक पढ़ेंगे। वे परमाणु या परमाणु समूह जो किसी अभिकारक अणु पर आक्रमण करके उससे क्रिया करके रासायनिक अभिक्रिया देते हैं, उन पदार्थों को, उन परमाणु या परमाणु समूहों को हम आक्रमणकारी अभिकर्मक कहते हैं। ये अभिकर्मक दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, दूसरे होते हैं नाभिक स्नेही अभिकर्मक। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक को इलेक्ट्रॉन रागी अभिकर्मक भी कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स भी कहते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स का मतलब इलेक्ट्रॉन को चाहने वाले। इलेक्ट्रॉन को चाहने वाले। इलेक्ट्रॉन कौन चाहेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वो इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे। तो वे परमाणु या परमाणु समूह जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन घनत्व जिनमें कम होता है या पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रोफाइल्स कहलाते हैं। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, इसलिए ये लेविस अम्ल भी कहलाते हैं, लुईस एसिड भी कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक दो प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनावेशित होते हैं। धनावेशित क्या होते हैं? वे इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक जिनमें धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, जैसे H+ CH3 प्लस R प्लस X प्लस NO2 प्लस SO3H प्लस OR प्लस R। इनमें से इस सब में धनावेश है, ये सब धनावेशित हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल्स कहलाएंगे। लेकिन जैसे आप Na+ K+ Mg की पावर 2+, ठीक है, अगर इनको आप लेते हैं तो ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन को जो त्याग किया है अपने स्टक पूरा करने के लिए किया है, इनका स्टक पूरा है। तो सभी धनावेश वाले इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते, ध्यान रखिएगा। वे धनावेश वाले जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वो इलेक्ट्रोफाइल्स कहलाएंगे। ये धनावेशित इलेक्ट्रोफाइल्स हो गए। दूसरा हो गया उदासीन। उदासीन वाले कैसे होते हैं? जैसे मान लीजिए BeCl2, आप देखिए बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है, अष्टक पूरा नहीं हो रहा, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो पा रहे। BH3 AlX3 एक्स का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब आ गए, ठीक है ना। तो यहां पर एक्स का मतलब हेलोजन्स है, तो
ये देखिए इनमें सब में इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है, ZnCl2 आदि। ये ऐसे हैं उदासीन है, इनमें कोई आवेश नहीं है। वे इलेक्ट्रॉन स्नेही अपकर्मक जिनमें कोई आवेश नहीं होता, लेकिन उनके केंद्रीय परमाणु में इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अपकर्मक कहलाते हैं। अब चलिए आपको नाभिक स्नेही अपकर्मक की परिभाषा बताऊं। वे परमाणु या परमाणु समूह जिनमें इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होता है या ऋणावेश होता है, वे नाभिक स्नेही कहलाते हैं। क्यों? जिनमें ऋणावेश होगा वो किसको चाहेगा? धन को चाहेगा। धन कहां होता है? नाभिक में। नाभिक कैसा होता है? धनावेशित होता है। जो धन नाभिक को चाहेगा, धन को चाहेगा, तो नाभिक स्नेही नाम पड़ेगा। जो ऋण को चाहता है, ऋण किस में होता है? इलेक्ट्रॉन में होता है। ऋण चाहने का मतलब इलेक्ट्रॉन को चाहा, इलेक्ट्रॉन को चाहने वालों को इलेक्ट्रोफाइल और नाभिक को चाहने वालों को नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल्स कहते हैं। तो नाभिक स्नेही अपकर्मक भी दो प्रकार के होते हैं, ऋणावेशित होता है और उदासीन होता है। जैसे यहां पर मैं कर दूं, ऋणावेशित है, ऋणावेशित में देखिए जैसे मान लीजिए H माइनस X माइनस, मेरी बात समझ गए ना आपको, और OR माइनस OH माइनस R, ठीक है। ये सब आपके ऋणावेशित होते हैं। और उदासीन में देखिए इसका, उदासीन नाभिक स्नेही अपकर्मक की बात कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए HOH, इसको देखिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, NH3 RNH2 R2NH R3N। ये देखिए कोई आवेश नहीं है, लेकिन इनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रखते हैं, इसलिए ये आपके नाभिक स्नेही अपकर्मक हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है, कम नहीं है। तो ये पहचान होती है नाभिक स्नेही अपकर्मकों की, उनमें ऋणावेश होगा, नहीं तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। चूंकि ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रखते हैं, ये दूसरे को अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे करके बॉन्ड बना सकते हैं, इसलिए आपके नाभिक स्नेही अपकर्मकों को लेविस क्षार कहते हैं, लेविस बेस बोलते हैं। चलिए मेरे समझ में आक्रमणकारी अपकर्मक, इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रेरक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट। चलिए आप प्रेरक प्रभाव तो क्या होता है समझिएगा। प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इंड्यूस्ड मतलब परमानेंट इफेक्ट, स्थायी इफेक्ट। जब किसी कार्बन श्रृंखला में कोई परमाणु या परमाणु समूह जुड़ जाता है, तो परमाणु या परमाणु समूह के द्वारा कार्बन श्रृंखला के सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का किसी और विस्थापित हो जाना प्रेरक प्रभाव कहलाता है। जैसे ये कार्बन की श्रृंखला है, इस श्रृंखला में मैंने आपका यहां पर कोई X एटम बना दिया। ये ऐसा परमाणु या परमाणु समूह है जो इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो जब ये खींचेगा
तो ये सबसे पहले सबसे ज्यादा इस कार्बन को खींच पाएगा क्योंकि सबसे नजदीक यही है। तो इस पर आ जाएगा ऋणावेश, इस पर आ जाएगा धन आवेश, आंशिक ऋणावेश आएगा और आंशिक धन आवेश। क्यों? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन खींच गए तो इस पर माइनस, इस पर प्लस। अब कंपेयर करिए, इसकी तुलना में करेंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन कुछ खींच गए, इस कारण से इसके इलेक्ट्रॉन कुछ ज्यादा होंगे, इसकी तुलना में इसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये अपने इलेक्ट्रॉनों को बराबर करने के लिए इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा और यही क्रम लगातार चलता चला जाएगा। और ये प्रभाव जो इसका है सतत 4 कार्बन परमाणुओं तक ही जाता है और ये कंटीन्यूअस प्रभाव घटता चला जाएगा। दूसरे शब्दों में समझे कि ये जो प्रभाव डालेगा पहले कार्बन में ज्यादा, दूसरे में और कम, तीसरे में और कम, चौथे में सबसे अंत हो जाता है। तो इस प्रकार से जो डेल्टा का मान है वो कंटीन्यूअस क्या हो जाएगा, घटता चला जाएगा। तो इस प्रकार से सभी कार्बनों में इलेक्ट्रॉन घनत्व में अंतर है, इसलिए इनके नाम बदल दिए गए अल्फा, बीटा और गामा और डेल्टा। ये भी आपका अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा का नोमेनक्लेचर का तरीका है। समझिएगा कि ये प्रेरित प्रभाव मैंने जैसा कि बताया कि कार्बन श्रृंखला में परमाणु या परमाणु समूह जुड़ जाने से उसके प्रभाव से कार्बन श्रृंखला के सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण